अधिक सम्मानित जनों को, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर को मैं प्रणाम करता हूँ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गंगानाथ झा परिसर द्वारा आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरायाम नवानुसंधानम इस कार्यशाला में आप सभी ने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करता हूँ। अगली स्लाइड। आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि जी की वंदना के साथ मैं इस कार्यक्रम को अपने उद्बोधन को प्रारंभ करता हूँ। ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपाद पद्मं लोके जरारुक भय मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारतीय ज्ञान परंपरायाम नवानुसंधानम। आयुर्वेद हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का वो अंग है जो हजारों वर्षों से मानव की सेवा कर रहा है और भविष्य में भी निरंतर, जब तक यह पृथ्वी है तब तक आयुर्वेद मानव जाति की सेवा निरंतर करता रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि हमारा विषय है आयुर्वेद में वैज्ञानिक एवं साक्ष्य आधारित अनुसंधान की आवश्यकता, नीड ऑफ साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड रिसर्च इन आयुर्वेद। मैं वर्तमान में आपके प्रयागराज में ही राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय हंडिया में है, वहां में मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। साथियों, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर ने कल भी लेक्चर लिया, आज भी लिया, तो काफी कुछ ज्ञान की बातें आपको बता चुके हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातों को रखूंगा क्योंकि काफी कुछ चर्चा पहले हो चुकी है। जो बातें आपको बताई जा चुकी हैं मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ूंगा। आयुर्वेद हमारा जीवन का विज्ञान है। आयु मतलब हमारा जीवन, वेद मतलब विज्ञान। भारत की एक प्राचीन और समग्र चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर केंद्रित है। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इस प्रकार की जो चार आयु है, उस आयु के हित और अहित आयु का प्रमाण और उस आयु का स्वरूप जिसमें कहा गया हो वह आयुर्वेद है। यह आयुर्वेद की परिभाषा चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय से मैंने दी है। नेक्स्ट प्लीज। आपके सामने यह आयुर्वेद की जो परिभाषा मैंने अभी चर्चा की। आयुर्वेद वो विज्ञान है जो जीवन के लिए हितकारी है और अहितकारी पथ्य और अपथ्य जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव के तरीके और रोगों के उपचार के उपायों का ज्ञान करता है। नेक्स्ट प्लीज। सर्वप्रथम आवश्यक है कि आयुर्वेद क्यों आवश्यक है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन उद्देश्य क्या है। यकीन मानिए कि लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा के लिए ही नहीं। आचार्य चरक ने जो इसका प्रथम प्रयोजन बताया, आप देखिए, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, बीमार न पड़े, यह आयुर्वेद का पहला प्रयोजन। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अभी सर ने भी बहुत सी बातें बताई आपको, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सदवृत्त, आचार रसायन की तमाम जो बातें आचार्य चरक ने बताई वो हमारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की तरफ हमको ले जाता है। अगर हम इनका पालन करते हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे और हमें औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा इसका जो उद्देश्य है, आदुरस विकार प्रश्न। अगर किसी कारण से अगर हम इन चीजों को नहीं अपना पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो जो आयुर्वेद का जो दूसरा उद्देश्य है वो चिकित्सा है। जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति में हर व्यक्ति लगा रहता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलभूत। और ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष केवल और केवल एक आरोग्य प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। एक रोगी व्यक्ति कभी भी इन चार पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। बात करते हैं अनुसंधान की। अनुसंधान क्यों आवश्यक है। हजारों वर्ष पहले बताई गई आयुर्वेद में जो भी बातें हैं, आज आधुनिक परिवेश में जनमानस के बीच में रखना बहुत आवश्यक है। अगर हम ढिढोरा पीटते हैं कि नहीं आयुर्वेद में जो ऋषि मुनियों ने बातें बताई हैं वही सही है, वही सही है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ दिनचर्या, ऋतुचर्या पालन करिए, सिर्फ इतना कह देंगे, तो एक आम जनमानस क्या उसको क्यों फॉलो करेगा। साइंटिफिक क्या रीजन है उसका, क्या वैलिडेशन है उसका, क्यों हम कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, अनुसंधान ज्ञान की संगठित खोज है। अनुसंधान का अर्थ है किसी तथ्य को वैज्ञानिक मापदंडों पर
पुनः स्थापित करना। हालांकि जो बातें आचार्यों ने, हमारे आप्त ऋषियों ने बताई हैं, वो वैज्ञानिक मापदंडों पे पूर्ण रूप से, सर ने भी बहुत सी बातें बताई, अभी आपको तंत्र में कई बातें बताई, कल के लेक्चर में बताई होंगी, कि जो आचार्यों ने अनुसंधान की पूर्ण अवधारणाओं को बताया, हमें अनुसंधान से संबंधित कई संदर्भ मिलते हैं। विभिन्न उदाहरणों में उनके द्वारा किए गए व्यवहारिक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल जिनका डॉक्यूमेंटेशन किया गया था, वो भी पूरी तरह से प्रमाणित थे। हालांकि उस समय आज जितना टेक्नोलॉजी आज की डेट में उस समय नहीं था। चरक संहिता में आचार्य चरक ने अच्छे शोधकर्ता के गुणों का वर्णन, अभी आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा, एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर की क्या क्या गुण होने चाहिए, आचार्य चरक ने उस समय बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये सारी बातें भी सर ने आपको बताई हैं। साथियों, सतत अनुसंधान, अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। प्राचीन काल में ऋषियों के द्वारा भी सतत अनुसंधान चलता रहता था। उस समय मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, है ना। वो पहले कहीं पे एकत्र होते थे और अगला उनका मिलन कहाँ पे होगा, उनकी संभाषा कहाँ पे होगी, वो पहले से चर्चा कर लेते थे। हम लोग इस माह पे इस तिथि को इस स्थान पर सभी लोग एकत्रित होंगे, और वे सभी लोग अपने द्वारा किए गए चिकित्सा कार्यों का एक जगह पे एकत्रित होकर के विचार विमर्श करते थे कि हाँ, हमारे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मतलब वो भी अपने द्वारा किए गए ट्रायल्स को, क्लिनिकल ट्रायल्स को एक रिसर्च का रूप देते थे कि हाँ, ये सही है, आपका कुछ और विचार है, आप इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं। मतलब ये अनादिकाल से जो शोध की जो प्रक्रिया है, अनादिकाल से चली आ रही है। सतत अनुसंधान से सिद्धांतों का अस्तित्व बना रहता है। सर ने अभी सिद्धांत के बारे में आपको बताया होगा। किसी भी सिद्धांत को बनाने के लिए परीक्षा की आवश्यकता होती है, और प्राचीन काल में परीक्षाओं द्वारा अनुसंधान होता था और सिद्धांतों की नींव रखी जाती थी। परीक्षा और सिद्धांत, अभी परीक्षा के बारे में सर ने भी बताया, मैं भी आपको कुछ बातें बताऊंगा। अनुसंधान की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण। कभी भी अनुसंधान जो होता है हानिकारक नहीं होना चाहिए, एक लोक कल्याण। हमारी जो सनातन संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी के सुख की कामना करते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं। तो जो हमारा रिसर्च है, जो हमारा अनुसंधान है, अगर हमको कोई विषय दिया जा रहा है शोध करने के लिए, तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, क्या, लोक कल्याण होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए। दुख निवृत्ति एवं सुख की अभिवृद्धि के लिए अनुसंधान निरंतर होते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। साथियों, आयुर्वेद सूत्र के रूप में, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है कि आयुर्वेद सूत्र के रूप में स्वर्गलोक में था, और ब्रह्मा जी ने इसका स्मरण किया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने उस ज्ञान को लिया, अश्विन कुमारों ने लिया, इंद्र ने प्राप्त किया। अब बात आती है यहाँ तक, तो स्वर्गलोक तक आयुर्वेद था। पृथ्वी लोक पर लाने वाले महर्षि भारद्वाज, जिनकी हम लोग जयंती आज मना के अभी आ रहे हैं, इन पुण्यात्मा महर्षि भारद्वाज ने आयुर्वेद जैसे ज्ञान को पृथ्वी पर लाने का कार्य किया। महर्षि भारद्वाज से आत्रेय पुनर्वसु ने उस ज्ञान को प्राप्त किया, और इनके शिष्यों ने इसको आगे निरंतर ले गए। अब सोचिए, जो आयुर्वेद सूत्र रूप में था, हेतुलिंग औषध ज्ञान, जो त्रिसूत्र आयुर्वेद था, आज वो षोडशांग आयुर्वेद में परिवर्तित हो गया। और आज देश में इतने आयुर्वेद के विभाग चल रहे हैं, इतनी संहिताएं हैं, इतने ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ, कहीं कहीं अनुसंधान की देन है, कैसे उस सूत्र रूपी आयुर्वेद को आज इतना व्यापक रूप मिला है। नेक्स्ट प्लीज। आयुर्वेद क्षेत्र की बात करें तो वैदिक काल में भी अनुसंधान हुए, ब्राह्मण ग्रंथ काल में अनुसंधान हुए, उपनिषद काल में, संहिता काल में और संग्रह काल में भी आयुर्वेद में अनुसंधान निरंतर होता रहा है। नेक्स्ट प्लीज। संहिता काल में अगर हम अनुसंधान की बात करें तो आपको जानकारी देना चाहूंगा, बृहत्त्रयी हमारे यहाँ 3 ग्रंथों का समावेश जो है, जिसमें चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और अष्टांग हृदय है। इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर बृहत्त्रयी की संज्ञा दी गई है। अगर लघुत्रयी की बात करें तो माधव निदान है, शारंगधर संहिता है, जिसकी चर्चा सर ने भी आपको अभी की, और भाव प्रकाश। भाव प्रकाश, शारंगधर संहिता और माधव निदान, इन 3 को लघुत्रयी की संज्ञा दी गई है। और बृहत्त्रयी में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। तो चरक संहिता, बार बार हम लोग चरक, महर्षि चरक का नाम ले रहे हैं, तो चरक संहिता जो अपने आप में विशाल ग्रंथ है, आप सोचिए कि काय चिकित्सा का एक प्रधान ग्रंथ है। चिकित्सा का महत्वपूर्ण चरकस्थ चिकित्सते, अगर हम बात करते हैं चिकित्सा में श्रेष्ठ चरक है,
जिन्होंने पंच महाभूत सिद्धांत दिया, रस गुण विपाक का सिद्धांत दिया, लोक पुरुष साधन में क्या बनता पुरुष लोक है, मतलब जैसे हमारा लोक है, हमारी प्रकृति है, वैसे हमारा शरीर भी निर्मित है। तो लोक पुरुष साधन का सिद्धांत षड्धात्मक पुरुष। आप सोचिए कि पंच महाभूतों से निर्मित यह शरीर जब आत्मा का समायोग हो जाता है, इसको षड्धात्मक पुरुष कहते हैं। और यही जो षड्धात्मक पुरुष होता है, यही चिकित्सा का अधिकारी होता है। मृत्यु के बाद कहते हैं ना मृत शरीर, उसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा निकल जाती है और पंच भौतिक शरीर ही वहां पर पड़ा रह जाता है ना। तो इसीलिए जब आत्मा का वहां पर समावेश हो जाता है तब वह षड्धात्मक पुरुष बनता है। और वही षड्धात्मक पुरुष जो चिकित्सा का अधिकारी, उसी की हम चिकित्सा करते हैं। षड पदार्थ का वर्णन सामान्य विशेष सिद्धांत जो महत्वपूर्ण है ना। कई चीजें उसमें षड पदार्थ का वर्णन आचार्य चरक के द्वारा किया गया और उसमें भी विशेष रूप से सामान्य और विशेष का सिद्धांत है। सामान्य विशेष सिद्धांत क्या है? जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, जो कम है उसको बढ़ाना है। सर ने भी महर्षि सुश्रुत का एक श्लोक भी आपको बताया है ना कि जो साम्य अवस्था में उसका परिपालन करना है, जो बढ़ा हुआ उसको घटाना है, जो घटा है वो सामान्य विशेष का सिद्धांत है, जिसपे आयुर्वेद चिकित्सा हमारी निर्भर करती है। जैसे वात दोष अगर हमारे शरीर में बढ़ा है ना, तो विशेष सिद्धांत का पालन करते हुए हमको ऐसी चिकित्सा करनी जो वात को कम करे। कोई चीज अगर घटी हुई है, जैसे रक्त की कमी है, तो हम ऐसी चिकित्सा करेंगे जो रक्त को बढ़ाए। तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत एक चिकित्सक होने के नाते बहुत अंदर की बातें हैं कि उस लेवल पे मैं अभी नहीं जाऊंगा। त्रिसूत्र आयुर्वेद को विकसित कर पंच निदान की स्थापना। मैंने बताया कि आयुर्वेद जो हेतु लिंग औषध था, पंच निदान तक, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। इसको निदान पंचक कहते हैं। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। निदान क्या है? किन कारणों से व्याधि हो रही है। जैसे अगर आप भीग गए, ठंड लग गई, तो आपको सर्दी जुकाम हो गया, कारण क्या हो गया? ठंड लगना। ये निदान बोलते हैं इसको, किस कारण से। इसीलिए आयुर्वेद में सबसे मुख्य चिकित्सा अगर एकल चिकित्सा कही जाए तो संक्षेप तक क्रिया योग निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन क्या है? किन कारणों से व्याधि उत्पन्न हो रही है, हमको उन कारणों को ही दूर करना है। कोविड आया, सबने कहा मास्क लगाइए, दूरी बनाइए। क्यों? जिन कारणों से वो व्याधि हो रही है उनसे परिवर्तन करिए। सबसे अच्छा क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो निदान, फिर पूर्व रूप, व्याधि आने से पहले आपको उसका कुछ लक्षण आने लगता है। जैसे अगर आपको जुकाम होना है तो कुछ गले में कांटा जैसा लगने लगता है, आपको महसूस हो जाता है कि हमको जुकाम होने वाला है। फिर रूप, मतलब उस व्याधि के पूरे लक्षण आपके अंदर आ चुके हैं। उपशय और संप्राप्ति। तो इस प्रकार निदान पंचक तक की जो यात्रा है त्रिसूत्र से। 10वीं रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा, इसके बारे में भी आपको चर्चा की गई होगी। प्रकृति विकृति सार संगठन सत्व, इसके बारे में आपको सर ने निश्चित जानकारी दी होगी। और दोष, दूष्य, अग्नि, सत्व, धातु, प्रकृति, ये सभी आचार्य चरक ने उस समय बताया, हजारों वर्ष पहले ये ज्ञान दे दिया था। नेक्स्ट प्लीज। चिकित्सा के क्षेत्र में संशोधन चिकित्सा, जिसको हम लोग पंचकर्म भी कहते हैं, और ये ऐसी चिकित्सा है जिसके बारे में कहा गया है अगर संशमन चिकित्सा यानी कि औषधि के द्वारा अगर दी गई चिकित्सा कभी न कभी दोषों को पुनः उत्पन्न कर देती है। लेकिन अगर संशोधन चिकित्सा यानी जो पंचकर्म चिकित्सा होती है, अगर आपने किसी भी रोगी की पंचकर्म चिकित्सा की है तो व्याधि के पुनः उत्पन्न होने की संभावना न के बराबर होती है। ये हमारी संशोधन चिकित्सा है, जिससे दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें आपका स्नेहन है, स्वेदन है, वमन है, विरेचन है, इस तरीके की जो प्रक्रिया है उसको संशोधन चिकित्सा में। संशमन चिकित्सा क्या है? जो हम औषधि के द्वारा युक्ति पूर्वक जो इलाज करते हैं वो संशमन चिकित्सा है। लंघन, ब्रिंघन आदि 6 उपक्रम अभी सर ने आपको बताया। अभी आपको इसके बारे में लंघनम, ब्रिंघनम, कलेरोक्षणम, स्नेहनम तथा, है ना। तो ये जो 6 उपक्रम है, 6 चिकित्सा के उपक्रम, वो आचार्य चरक भी दे रहे हैं। पंचकर्म, आचार रसायन, बाजीकरण, अष्टांग आयुर्वेद, ये सभी आचार्य चरक ने बताया। अरिष्ट विज्ञान, अरिष्ट विज्ञान बहुत ही, इसको इंद्रिय स्थान में वर्णन किया गया है। इंद्रिय स्थान के 12 अध्यायों में आचार्य चरक ने अरिष्ट के बारे में बताया। अरिष्ट के बारे में क्या होता है कि रोगी वैद्य के पास किस रूप में आ रहा है ना। केवल उसके आने के लक्षणों को देख के वैद्य जान जाते थे कि इसके बचने की संभावना है कि नहीं। उस रोगी के लक्षणों को देख के, उसके शरीर की स्थिति को देख के वैद्य पहचान जाते थे इसके बचने की संभावना 1 हफ्ते है, 15 दिन है, महीने है, 6 महीने है।
ये सारी की सारी चीजें अरिष्ट विज्ञान में हिंदू स्थान में आचार्य चरक ने हजारों वर्ष पहले बताई गई। चिकित्सा में अनेक रोग बताए गए हैं, सिद्धि और कल्प स्थान का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद अगर द्रव्य गुण जो हमारा विषय है, द्रव्य गुण बेसिकली क्या है, जिसमें हम लोग मेडिसिनल प्लांट के बारे में, औषधियों के गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं, वो द्रव्य गुण विषय है। तो क्षर पदार्थ का निरूपण है वहां पे, द्रव्यों का रचनानुसार और कर्मानुसार वर्गीकरण। आपको बताएं कि चरक सूत्र चौथे अध्याय में आचार्य चरक ने 50 महाकषाय का वर्णन किया है, और 50 महाकषाय में हर महाकषाय में 10-10 द्रव्यों का वर्णन किया है। जैसे ज्वरहर महाकषाय है, काशहर महाकषाय है ना। इस तरीके से उन्होंने हर व्याधि के अनुसार कर्मानुसार वर्ग बनाए, महाकषाय बनाए, और सब में 10-10 द्रव्य रखे गए, वो कर्मानुसार वर्गीकरण किया, जिसको पंचाशत महाकषाय का नाम दिया गया। पंचविध कषाय कल्पना, आज आप लोग चूर्ण के रूप में औषधि का सेवन करते हैं, वटी के रूप में सेवन करते हैं, सोरस के रूप में सेवन करते हैं, आसावरिस के रूप में। तो जो पंचविध कषाय कल्पना है वो भी आचार्य चरक की दी हुई है। इसने भित्त पाक है, और समस्याओं के समाधान हेतु परिषदों का आयोजन। जैसे मैंने बताया कि ऋषि मुनि चर्चा करना होता तो पूर्व में नियोजित तरीके से प्लान कर लेते थे, हमको यहाँ पे बैठना है। तो ऐसी कई परिषदों का आयोजन भी मुझे लगता है 7 जगहों पे ऐसे परिषदों का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्लीज। अभी तो हमने चरक की बात की, महर्षि सुश्रुत की बात करें जो वेद के दूसरे ग्रंथ हैं। आप सभी को पता होगा कि महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, शल्य का जनक कहा जाता है। शल्य तंत्र का प्रधान ग्रंथ है। जो 3 दोष होते हैं उसमें विशेष रूप से इन्होंने पित्त के 5 भेदों का वर्णन किया। रक्त, वैसे तो वात पित्त कफ आप सभी लोग जानते हैं 3 दोषों के बारे में, लेकिन इन्होंने रक्त को चौथा दोष बताया महर्षि सुश्रुत में, और रक्त को भी रोग उत्पादन में कारण बताया। षड क्रियाकाल, इसके बारे में सर ने आपसे चर्चा की होगी, संचय प्रकोप प्रसर, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई, तो उसको षड क्रियाकाल बताया। षडविध रोग परीक्षा, वात व्याधि का विस्तृत वर्णन सुश्रुत ने किया है। जल संत्रास, किसी को पता है जल संत्रास क्या होता है? रेबीज, अलर्ट विष, जब कुत्ता काट लेता है तो जो लक्षण आते हैं, सोचिए आज हम उसको देख रहे हैं। सुश्रुत ने हजारों वर्ष पहले जल संत्रास की बात, हाइड्रोफोबिया जिसको हम लोग कहते हैं, उसका वर्णन आया है, उसकी चिकित्सा भी बताई है। उष्णवात, आतप दग्ध, एक्सेसिव हीट, धूप में चल रहे हैं, आपको लू लग गया है ना, हीट स्ट्रोक हो गया, इन सब का वर्णन सुश्रुत ने बहुत पहले। इंद्रवज्र, बारिश हो रही, बिजली चमकी, उससे अगर आघात हो जा रहा है। औपसर्गिक रोग, सबसे बड़ा इसका उदाहरण अभी कोविड है। औपसर्गिक रोग का वर्णन सबसे पहले महर्षि सुश्रुत कर चुके हैं। फिर इसके बाद अगर द्रव्यों की बात करें तो इन्होंने 54 नवीन द्रव्यों का उल्लेख किया है। पंचमूल का वर्णन आया है। इन्होंने 17 मिश्रक गण बताए हैं, कारणों का मतलब मैकेनिज्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। और कुष्ठ जो हमारी बीमारी, उसमें तुबरक का वर्णन किया है, और जिसको पायरिस कहते हैं उसमें भल्लातक का वर्णन। प्रमेह में हरिद्रा, जो हम लोग हल्दी का यूज करते हैं डायबिटीज में, उसको वर्णन किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये महत्वपूर्ण स्लाइड, जैसे कि हमने बताया कि सुश्रुत जो है शल्य का इनको जनक कहा जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, अभी उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ऐसा सर्कुलर जारी हुआ कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी कुछ शल्य कर्म करने की अनुमति दी जाएगी, और आईएमए का एक लेटर जारी हो चुका है। हमेशा आईएमए ने विरोध किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कभी मेरी स्लाइड आएंगे, मैं जरूर उस चीज को चर्चा करूंगा कि शल्य हमारा ही अधिकार है। हजारों वर्ष पहले महर्षि सुश्रुत ने अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में बताया, जिसमें छेदन, भेदन, लेखन, सारे कर्म जितने भी आज सर्जरी में हो रहे हैं महर्षि सुश्रुत पहले बता चुके हैं। यहाँ तक कि कर्ण संधान, नासा संधान, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। जितने यंत्र हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट आज सर्जरी में यूज किए जा रहे हैं, महर्षि सुश्रुत की देन है, आप देखेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में 107 स्पेशल पॉइंट होते हैं, मर्म जिसको बोलते हैं। उन 107 मर्मों के बारे में महर्षि सुश्रुत बता गए हैं। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण मारे, उन्होंने उन 107 पॉइंट को छोड़कर मारे। ऐसे ऐसे मर्म है कि अगर उन पे आघात हो जाए तो शीघ्र प्राण निकल जाते हैं। तो उन मर्मों का ज्ञान महर्षि सुश्रुत को उस समय था। आज जिस चीज का ज्ञान सीटी स्कैन, एमआरआई से भी लोग नहीं कर पाते हैं, उस चीज का ज्ञान सुश्रुत को उस समय था। और एनाटॉमी के क्षेत्र में सुश्रुत ने जो पेशियों का वर्णन, अस्थियों का वर्णन, स्नायु का वर्णन उस समय कर दिया था। शव विच्छेदन, जो शव विच्छेदन करते हैं, उस समय सुश्रुत ने किया। शव को प्रिजर्व करने की जो पद्धति बताई वो सुश्रुत की देन है।
बाल ग्रह का वर्णन किया है सुश्रुत ने, और पारद गंधक का प्रयोग सर्वप्रथम, इसके साथ ही साथ शल्य, अभी सर ने बात की, शल्य के साथ साथ शलाक्य, जो हमारे गले के ऊपर के जो अंग हैं, नाक कान गला मुख के रोग, इन सब के बारे में विस्तृत वर्णन सुश्रुत उस समय कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज, आप पीछे स्लाइड में जाइएगा, पीछे वाली साइड। इसमें एक सिरावेद और विश्व विज्ञान जो छूट रहे थे, और इसके साथ साथ एक और है जलौका, जलौका लीच थेरेपी जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, आपने देखा होगा लीच थेरेपी भी करते हैं, जोंक के द्वारा इलाज। शस्त्रकर्म इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में उस समय उन्होंने शल्यकर्म किया, उस समय टाँके लगाने की प्रक्रिया नहीं होती थी, तो उस समय जो लाल चींटियां होती थी उनसे कटवा के वहां पे उनके गले को काट के जो उनके दांत घासते थे वहीं से काट के वो एक सुचरी का काम करते थे, सीवन का कार्य करते थे उससे। मूल गर्भ, आज जरा से भी दिक्कत होती है गायनकोलॉजी से तुरंत कहती ऑपरेशन होगा, बच्चा टेढ़ा है, मेढ़ा है, ऐसा है वैसा है। आप सोचिए मूल गर्भ के बारे में सुश्रुत ने उस समय वर्णन किया, और कैसे मूल गर्भ को ठीक किया जा सकता है इसके बारे में। कभी भी आपने देखा होगा पहले सर्जरी नहीं होती, सब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। आज से आप 30 साल 35 साल 40 साल पीछे जाइए तो सर्जरी बहुत रेयर केसेस होते थे। आज क्या है, 75% चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होना है, सर्जरी होना है। ये मूल गर्भ का ज्ञान उस समय सुश्रुत की देन है। क्षार कर्म, अग्निकर्म जो आयुर्वेद को स्पेसिफिक बनाते हैं, ये सुश्रुत की देन है। यहाँ पर एक विश्व विज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। इनका जो कल्प स्थान है पूरा का पूरा विश्व विज्ञान पे आधारित है। सर्प, वृश्चिक यानी भिक्षु का जो विष है, विभिन्न प्रकार के सर्प के हैं, और कितने स्थावर विष हैं, जांगम विष हैं, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। अब थोड़ा सा हम अनुसंधान की बात करते हैं। आचार्य प्रियव्रत शर्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, तो उन्होंने बात बताई, कार्य कारण भावस्य द्रव्याणाम गुणकर्मणो परीक्षय स्थापनम सम्यक अनुसंधान उच्यते। 2 लाइन में इन्होंने क्या कहा, अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं और विचारों के बीच स्थित कार्य कारण भाव का अध्ययन कर उसे स्थापित किया जा सकता। अगली 2 लाइन में इसी अनुसंधान के कुछ पर्याय बताए हैं, आप लोग जानते भी होंगे ज्यादातर लोग। अन्वेषण है, परीक्षण है, गवेषण है और शोध है, ये कुछ अनुसंधान के पर्याय हैं। नेक्स्ट प्लीज। अन्वेषण क्या है, अनु और एषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। अन्वेषण, अनु और एषण। अनु क्या है, निरंतर चलने वाली, पीछे चलने वाली प्रक्रिया है, और एषण क्या है, डिजायर, इच्छा है। तो डिजायर टू सर्च। परीक्षण क्या है, फ्रॉम ऑल डायमेंशन, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो कहीं सीमित न रहें, उसको हर क्षेत्र में हर तरफ से खोजें और अपने ऑल डायमेंशन उसको हम विकसित करें, और ऐसे अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसको हम परीक्षण करें, टू सर्च फ्रॉम ऑल डायमेंशन। गवेषण क्या है, टू सर्च विद द हेल्प ऑफ ऑल सेंसेस, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके प्रयोग से जो हम रिसर्च कर रहे हैं, गवेषण। शोध क्या, फाइंडिंग न्यू और वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अभी हम लोगों ने इसकी बात की, और रिसर्च की अगर बात करें तो ये फ्रेंच शब्द से लिया, रिसर्च से लिया गया है, और अनुसंधान क्या है, टू फॉलो अप्रोप्रिएट नॉलेज। प्राचीन जो हमारे जो ज्ञान है उनको कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना, टू लिंक द इंटरप्टेड एंशिएंट थॉट्स, जो कहीं कहीं ब्रेक भी हो गए हैं उनको वापस लाना, कनेक्ट करना, ये भी एक तरीके से हम इसको रिसर्च का हिस्सा मान सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, आचार्य चरक ने एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर की क्या क्या गुण होने चाहिए उसकी बात की, तो वो ये स्लाइड है। विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, क्रिया, की जो 6 क्वालिटीज होनी चाहिए एक रिसर्चर में। अगर आप शोध करने जा रहे हैं तो एक आपके पास लिटरेरी नॉलेज होना चाहिए, आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका साहित्यिक आपको ज्ञान होना चाहिए, आपके साहित्य में उसका क्या वर्णन है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। रीजनिंग, उसका वितर्क, आपको रीजनिंग पता होना चाहिए, उसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज आवश्यक है। आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, पता चला आप रिसर्च कर रहे हैं 2 दिन पहले आपने क्या किया था उस विषय से जुड़ा हुआ आप वही बोल रहे हैं, तो आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। अलर्टनेस होना चाहिए, है ना, पता चला कि आपका जो गाइड है कुछ बता रहा है और आपका अलर्टनेस आपके अंदर नहीं, अलर्ट नहीं, तत्परता होनी चाहिए, और रिपीटेड एफर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अरे अभी तो किए थे ये कैसे करेंगे, अभी ऐसे नहीं हो, बाद में कर लेंगे। रिपीटेड एफर्ट, बार बार आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर चरक की देन है। नेक्स्ट प्लीज।
ये कुछ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिसर्च की डेफिनेशन ली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है, रिसर्च इज साइंटिफिक एंड अनबायस्ड स्टडी दैट गिव्स न्यू कंक्लूजन्स एंड फैक्ट्स और रीएस्टैब्लिश ओल्ड फैक्ट्स विद न्यू फ्रेश डाटा। इसमें एक शब्द आता है अनबायस्ड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वाग्रह से रहित होकर हमको कोई भी रिसर्च करना है। जरूरी नहीं कि अगर हम कोई प्लांट लेके चल रहे हैं किसी डिजीज पे वो काम करेगा हम उसको पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट दें, जरूरी नहीं है। हम रिसर्च 2 साल कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उसका नेगेटिव रिजल्ट भी मिले, तो हमको बायस जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं देना है। जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम अनबायस्ड वे में रखें। ये रिसर्च की डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। रिसर्च इज साइंटिफिक एंड अनबायस्ड स्टडी दैट गिव्स न्यू कंक्लूजन। मतलब हमारे जो पुराने जो शोध हो भी चुके हैं, जो हमारी पुरानी बातें हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं, उनको साइंटिफिकली कैसे हमको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखना है, ये रिसर्च है। नेक्स्ट प्लीज। सर ने इसके बारे में जरूर चर्चा की होगी, परीक्षा कारणों में पिछड़ा कौन थे। एक अच्छा वैद्य भी वही है, अच्छा रिसर्चर भी वही है। जो वैद्य अच्छा कौन है, जो अपने रोगी की अच्छी तरीके से परीक्षा करे। 10वीं रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, तमाम तरीके की परीक्षाएं, हर तरीके से रोगी की पहले परीक्षा करिए, उसकी बातों को सुनिए, उसके बाद अपने योग पे पहुंचे हमको उसको क्या चिकित्सा देनी है। अगर बिना उसकी बातों को सुने, बिना प्रॉपर परीक्षा किए हुए, एग्जामिनेशन किए हुए अगर आप चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा निष्फल हो जाएगी। इसीलिए परीक्षा कारणों ही कुशला भंग। वही चीज रिसर्च में भी है कि हमारा रिसर्च तभी सक्सेसफुल होगा जब हम प्रॉपरली परीक्षा देगा। अभी परीक्षा क्या है वो भी आगे स्लाइड आ रही है। नेक्स्ट प्लीज। नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, इसको हम हिंदी वाली स्लाइड से ज्यादा क्लियर करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। आयुर्वेद में अनुसंधान की आवश्यकता। थोड़ा सा हम लोग जहाँ जाते हैं तो इंग्लिश वाली स्लाइड ज्यादा प्रेफर करते हैं, यहाँ आने के लिए स्पेशली मैंने हिंदी में स्लाइड बनाई। आयुर्वेद के शास्त्रीय साहित्य की समीक्षा और पुनरुद्धार के लिए सर ने आपको बताया होगा कि कैसे पुनर्वसवात्रेय से अधिवेश तंत्र का निर्माण हुआ, उनके शिष्यों ने, फिर उसके बाद चरक संहिता बनी और कैसे द्रविड़ ने उसको पूरा किया, कैसे उसमें और अध्याय जोड़े गए और आज भी कैसे उसमें लगातार चरक संहिता पर शोध होते जा रहे हैं। तो उन शास्त्रीय साहित्य की समीक्षा करना और उनका पुनरुद्धार करने के लिए और आयुर्वेद के ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन करके आयुर्वेदिक उत्पादों और पद्धतियों की प्रभावकारिता के प्रमाण आधारित समर्थन को विकसित करने के लिए, ये भी आयुर्वेद में अनुसंधान का उपयोग है। आयुर्वेदिक उत्पादों पद्धतियों के लिए सुरक्षा मानकीकरण, जो हम ड्रग बना रहे हैं, जो हम औषधि बना रहे हैं, वो कितनी सुरक्षित है, सेफ्टी एफिकेसी भी बहुत आवश्यक है। ये भी एक रिसर्च का हिस्सा है। उनकी गुणवत्ता कितनी है और डेटा कैसे उनका कलेक्ट किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, विशिष्ट परिस्थितियों में वर्णित विभिन्न औषधियों की प्रभावकारिता को मॉडल, कितनी प्रभावी है वो औषधियां, इसका जो है डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है किसी विशेष उपचार की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, ताकि रोगी को दी जाने वाली चिकित्सा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ बार बार मैं कह रहा हूँ, डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर हम किसी औषधि का किसी भी रोगी पर प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास वो आंकड़े रिजर्व होने चाहिए, प्रिजर्व होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए। समय समय पर आयुर्वेद को अद्यतन करने के लिए नई बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोविड आया, एलोपैथ की तरफ क्या किया, ये भी दवाई ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लीजिए, है ना, विटामिन सी ले लीजिए, एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए, सब ले लीजिए। फिर लास्ट में क्या, अरे सब बेकार है, कुछ नहीं काम कर रही है, इंजेक्शन भी ले लीजिए, है ना। ऐसा कोई भी सिंगल व्यक्ति नहीं होगा जिसने आयुष काढ़े का सेवन नहीं किया होगा या गिरोह का सेवन नहीं किया होगा, अपनी इम्यूनिटी बरकरार नहीं रखी होगी। सबने आयुर्वेद की शरण ली होगी और वही बचा जिसने आयुर्वेद की शरण ली, है ना। आयुर्वेद का ही कॉन्सेप्ट है संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्जन। अगर आपने निदान से परिवर्जन किया तो वो भी आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ही था जिसने सबको बचा के रखा। तो ये बहुत जरूरी, समय समय पर आयुर्वेद को अद्यतन करने के लिए नई बीमारी, लोगों ने कहा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को हम नहीं कह सकते हैं, जबकि क्या है कि रिसर्च क्या कहता है कि जो नई बीमारी आ जाए जिसका कहीं नाम भी नहीं दिया गया है, और सर अगर कोई ऐसी महाव्याधि आ जा रही है जिसका कहीं वर्णन नहीं है, वहां पे आयुर्वेद प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। स्थावर शास्त्र को पुनः पूरित करना एवं योगानुरूप बनाना। हमारा शास्त्र है, हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने जो ज्ञान दिया निश्चित ही सही है,
लेकिन आज का एक व्यक्ति जो साइंटिफिकली मॉडिफाइड है वो कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करे, युगानुरूप बनाना ये बहुत आवश्यक है। और अगर कोई संदिग्धता आ रही है, मतलब कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, तो उसको भी दूर करना ये भी रिसर्च का ही पार्ट हो जाता है। निदान चिकित्सा के सिद्धांतों का विशदीकरण, रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, पथ्य पथ्य का आधुनिक दृष्टि से मूल्यांकन। सबसे आवश्यक एक बात बताएंगे, पथ्य और अपथ्य। अगर हम पथ्य का सेवन कर रहे हैं तो हमको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हम औषधि ले रहे हैं और पथ्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो उस औषधि का भी कोई लाभ नहीं। आचार्य रोलिंग पर आज भी ये बातें कही। तो पथ्य अपथ्य का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है ये। नीचे देखिए मैंने चरक के सूत्र स्थान पहले अध्याय का ये कोट किया है। अगर हम युक्ति पूर्वक विचार करके परीक्षा उपरांत सम्यक तरीके से अगर हम प्रयोग करते हैं, योगा तक विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत् भेषजम चा विदुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। क्या मतलब है, आचार्य क्या कह रहे हैं, अगर हम युक्ति पूर्वक विष को भी अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वह विष भी औषधि भेषज का कार्य करता है। लेकिन अगर हम युक्ति का प्रयोग न करते हुए गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो वह औषधि भी विष के समान दुखदायी हो सकती है। जैसे संजीवनी वटी है, उसमें बस सुना पड़ा हुआ है, वैद्य जी ने कहा कि 2-2 गोली 3 बार लेना है। अगर वैद्य की बात न सुन के अगर हाई डोज में अगर किसी ने संजीवनी वटी ले ली तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है। तो दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और विषाक्तता स्तरों के आकलन के लिए शोध किया जाना है। यहाँ तक कि यद्यपि अतीत में इन्हें आजमाया गया है और ये उपयोगी साबित हुए हैं, लेकिन सरकार के वर्तमान मानकों, नियमों और विनियमों का पता लगाने के लिए सुरक्षा अध्ययन, प्रभावकारिता अध्ययन और विषाक्तता स्तर अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कई जगह पेपर में निकलता है कि गिलोय का यूज करने से लीवर खराब हो गया, ये खराब हो गया, है ना। आप देखिए अगर रोड साइड आप कोई प्लांट ले रहे हैं, तो अश्वगंधा लगा हुआ है रोड साइड, अर्जुन का पेड़ रोड साइड लगा हुआ है और उसका काढ़ा बना के कोई पी रहा है, तो निश्चित ही लेड है, तमाम तरीके की जो केमिकल्स गाड़ियों से निकल रहे हैं उसमें हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे। अगर उसका सेवन करें तो वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा जो उस प्लांट का वास्तव में आना चाहिए। तो जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसके वैलिडेशन के लिए, उसकी जांच के लिए तमाम तरीके के नियम आज की डेट में बन चुके हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए और आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान के विस्तार के लिए उन्नत अनुसंधान करने उपकरणों के अनुप्रयोग। इस लाइन का मतलब ये है कि आज की डेट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, एडल्ट्रेशन बढ़ रहा है। आप देखिए काली मिर्च की जगह लोग पपीते का बीज मिला दे रहे हैं, ठीक है। आज च्यवनप्राश जो हजारों वर्ष पहले बताया गया है वो च्यवनप्राश आज की डेट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें अष्टवर्ग की जो औषधियां पड़ी होती हैं आज की डेट में वो विलुप्त हो चुकी हैं, उनकी जगह प्रतिनिधि द्रव्य प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमको इन औषधियों के निर्माण में भी नियंत्रण आवश्यक है, यहाँ पर वही बताया गया। नेक्स्ट प्लीज। वैलिडेशन ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल्स। आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों और प्रथाओं को आधुनिक विज्ञान के मानकों के अनुसार परखना और प्रमाणित करना ताकि उनकी विश्वसनीयता बढ़े, ठीक है, साइंटिफिकली। अगला क्या है, सुरक्षा, सेफ्टी एफिकेसी की बात अभी हमने की। आयुर्वेदिक दवाओं और उपचारों की सुरक्षा और प्रभावशीलता, एफिकेसी कितनी है उनकी और को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना, विशेषकर वैश्विक। अगर आयुर्वेद को विश्व ने अपनाया है कोविड के बाद तो हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है कि हम सेफ्टी एफिकेसी पर विशेष रूप से ध्यान दें। नेक्स्ट प्लीज। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। जड़ी बूटियों और दवाओं की पहचान। सबसे जरूरी क्या है, एक वैद्य को यही नहीं पता होता है कि अर्जुन का पेड़ कौन सा है, और ये हकीकत है। जो प्लांट आइडेंटिफिकेशन है वो द्रव्यगुण का पार्ट है, बहुत जरूरी है एक वैद्य के लिए। पहले वैद्य अपनी औषधि स्वयं बनाते थे, जंगल जाते थे, कलेक्ट करते थे, आते थे, खुद अपनी औषधि को बनाते थे। आज तमाम तरीके की फार्मा कंपनियों पे हम लोग निर्भर हो गए हैं, है ना। देखते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है। तो फार्मा कंपनियों से भी ये आग्रह किया जाता है कि आप सेफ्टी और एफिकेसी का विशेष रूप से ध्यान रखें और गुणवत्तापूर्ण रॉ मटेरियल का प्रयोग करें। तो उनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन जो मेडिसिन प्लांट है उनका जरूरी है। मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भी विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित किए गए हैं। और इसके बाद आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकरण।
मैं चाहूंगा कि मेरे लेक्चर के बाद सब थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे और कैसे एक कार्य चल रहा है एक कमेटी भी बनी आरोग्य विभाग की तरफ से, सब उसमें मेंबर भी हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं आधुनिक चिकित्सा को आयुर्वेद के साथ जोड़ करके। सबका उद्देश्य एक ही होता है, मानव कल्याण। जैसे अभी उन्होंने बताया, रिसर्च का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जन कल्याण, लोक कल्याण, मानव कल्याण। तो सारी पैथियों को एक साथ जोड़ना होगा। क्यों? मानव के कल्याण के लिए। तो वही यहाँ बात कही गई है। कोविड में यही हुआ कि जिसको जो पसंद आया उसने वो आजमाया। किसी को आयुर्वेद में फायदा किया तो आयुर्वेद की जय जयकार आज वैश्विक स्तर पर हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। आयुर्वेद में अनुसंधान के लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें तो पहला प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, स्वच्छता से स्वास्थ्य संरक्षण, इसकी बात कर चुके हैं। क्यूरेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो आतुरस्य विकार प्रशमन, पहली स्लाइड में हमने बात की। और प्रमोटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो इसमें एंटी एजिंग थेरेपी, जिसको अभी सर ने रसायन के रूप में आपके सामने रखा, रसायन चिकित्सा के बारे में, या जरा व्याधि विध्वंस। और फिर इसके बाद वाजीकरण के बारे में, रोगाराम अपुनर्भव, रोग दोबारा उत्पन्न न होने पाए। और आधुनिक युग में कई नई बीमारियां जैसे कोविड आई है ना, इस तरीके की जो सिस्टम को अपडेट करने की नितांत आवश्यकता है। चरक ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। चरक ने सूत्र स्थान में एक विकार नाम कुशलोन जनियात कदाचन, मतलब जरूरी नहीं है कि हम वैद्य हैं तो हम सारे रोगों का नामकरण कर पाए। कोविड का नाम आयुर्वेद में कहीं नहीं वर्णन था, लेकिन मुझे लगा कि जब चरक जैसे महर्षि ने इस लाइन को लिखा हुआ है तो कोई सोच समझ के लिखा होगा। आज से हजारों वर्ष बाद कोविड जैसी महामारी आएगी, तब आप हमारे सिद्धांतों को याद करेंगे और अप्लाई करेंगे। क्या है? जरूरी नहीं कि आप सारे व्याधियों का नामकरण कर पाए, लेकिन लक्षणों के आधार पर, दोषों के आधार पर आपको चिकित्सा करने का अधिकार आयुर्वेद ने दे रखा है। आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सारी बातें सबने आपको बता रखी। प्रिवेंटिव, दिनचर्या, दिनचर्या, आहार विहार, क्यूरेटिव, दैव व्यापाश्रय, युक्त व्यापाश्रय, सत्वावलय चिकित्सा। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा मणि, हवन, होम, है ना, भजन कीर्तन से जो चिकित्सा हो जा रही है उसको दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कह रहे हैं। जो हम लोग परीक्षा के पश्चात औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं उसको युक्त व्यापाश्रय चिकित्सा कह रहे हैं, युक्त चिकित्सा। और सत्वावलय क्या है? अहितकर विषयों से अपने मन को हटाना, है ना, उसको सत्वावलय चिकित्सा कहते हैं। प्रमोटिव पे रसायन है, वाजीकरण है, योग है, ये प्रमोटिव है। नेक्स्ट प्लीज। ये औषधि के निर्माण से संबंधित है। एक अच्छी दवा की पहचान आवश्यक होनी चाहिए। जो औषधि पड़नी चाहिए निर्माण में वही डालें, उसकी जगह उसका अपमिश्रण न करें, ये बहुत आवश्यक है। और गुड क्वालिटी कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है उसका फॉलो जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आता है कि आयुर्वेद की दवाएं जल्दी असर नहीं करती हैं। इमरजेंसी में आयुर्वेद फेल हो जाता है, ऐसा कहते हैं। इससे पहले कि इस स्लाइड की बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। इस स्लाइड पर देखिए, संजीवनी का वर्णन रामायण काल में आया। पहले इतने युद्ध होते थे, आज सैनिक घायल हुए, कल फिर युद्ध करने के लिए तैयार होते। क्या आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं थी? आज उस इमरजेंसी को वापस लाने की आवश्यकता है, उसमें रिसर्च की आवश्यकता है। 4 प्रकार की जो संजीवनी, मृत संजीवनी जो जीवन देने के लिए, विशल्यकरणी, बाणों से जो आघात व्रण हो जाता था, वुंड हो जाता था, उसके लिए विशल्यकरणी थी। संधान करनी जो हड्डियों को भी जोड़ देती थी, वो संधान करनी। और सावर्ण करनी जो स्किन को नॉर्मल कर देती थी, कहीं भी कोई स्कार मार्क नहीं रह जाता था, वो सावर्ण करनी। की 4 संजीवनी के बारे में रामायण काल में वर्णन बहुत पहले किया जा चुका है। पीछे जाइए। तो तीव्र चिकित्सा यानी कि इमीडिएट इफेक्ट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है, लेकिन आज उसकी रिसर्च की आवश्यकता है, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं जब वह आपातकालीन स्थितियों में रोगियों की जरूरतों को पूरा कर सके। ये हमारी एक उद्देश्य होना चाहिए। यह क्योंकि तथ्य है कि आयुर्वेद में उचित तीव्र चिकित्सा देखभाल की कमी है आज की डेट में। ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे कुछ हर्बल दवाओं का उपयोग युद्ध के समय में भी तीव्र देखभाल में किया गया, इसकी चर्चा हमने की। एक उदाहरण यहाँ दिया है। एक बार उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच युद्ध हुआ। जलने से प्रभावित हुए थे कुछ सैन्यकर्मी और वहां पे एंटीबायोटिक जैसी दवाओं की कमी थी,
तब कुछ हर्बल मलहम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, वियतनाम में लोकप्रिय हुआ वो क्या है, हम ऐसी दवाओं के बारे में सोच सकते हैं जिनमें आपातकालीन स्थितियों को पूरा करने की क्षमता हो, उन्हें लागू करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये आपको वियतनाम वाली घटना आपको एक मैंने उदाहरण के तौर पर रखा है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इस स्लाइड को पूरा पढ़ूंगा नहीं, बस खाली इसमें इतना बताने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ हर्बल ट्रीटमेंट के साथ साथ, औषधीय पौधों के साथ साथ, काष्ठ औषधियों के साथ साथ भस्म औषधियों की बातें कही गई हैं रस शास्त्र में, जहाँ पे जो भस्म औषधियां हैं उनके बारे में अगर यहाँ की बात करें तो सूक्ष्मीकरण, अमृतीकरण, भावना, मर्दन, ऐसी चीजें वहां पे आएंगी जो औषधियों को बिल्कुल माइन्यूट बनाती है, सूक्ष्म बनाती हैं। और भस्म एंड रस औषधि फुलफिल दिस क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एंड इमरजेंसी कंडीशन डिपेंड्स वेरी मच ऑन द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। द सिमिलर द smaller particle, the smaller the particle, the greater the absorption। जितना स्मॉल पार्टिकल होगा उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो भस्म के अंदर क्या है, जितना हम उसका मर्दन कर रहे हैं उतना उसके गुणों में वृद्धि हो रही है, सूक्ष्मीकरण है, ये सारी प्रोसेस के बाद जो दवाइयां बनाई जा रही हैं। तो भस्म औषधियां, रस औषधियां कहीं कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, बिना इसके चिकित्सा कभी सफल हो ही नहीं सकती है। और तमाम तरीके की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि पारा नुकसानदायक हो रहा है, मरकरी बहुत, लेड बहुत नुकसानदायक है, ऐसा नहीं है। रस औषधियां भी उतनी प्रभावी हैं जितनी काष्ठ औषधियां हैं, तो इनके बारे में भी रिसर्च बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज। आयुर्वेद को अपडेट करना, शुरू से मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि हमको सिर्फ और सिर्फ यही डंका नहीं बजाना है कि जो ऋषि मुनियों ने कह दिया वो सही है, उसको साइंटिफिकली वर्तमान परिवेश में समाज के सामने रखने के लिए हमको आयुर्वेद को निरंतर अपडेट करना होगा। आपने देखा होगा आज से 30 से 40 साल पहले अम्बेसडर सड़कों पे चलती थी, अम्बेसडर की वजह से बहुत वीआईपी गाड़ी है। आज अम्बेसडर कहीं नहीं दिखती है, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं किया। एचएमटी की घड़ी किसी के हाथ में नहीं दिखेगी क्योंकि एचएमटी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। ठीक है, जो अपडेट करेगा वही लॉन्ग लाइफ चलेगा, आगे बढ़ेगा और उसी की मांग बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद आयुर्वेद कहने, आयुर्वेद को अपडेट करना पड़ेगा और आयुर्वेद को साइंटिफिकली लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये सारी बातें हो चुकी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। इसमें विशेष रूप से स्वस्थ जीवन शैली की बात हुई, जिसमें भी दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब की बातें हो चुकी हैं। चरक जब शुरू करते हैं हम लोग सूत्र स्थान में दीर्घ जीविती अध्याय, आचार्य चरक ने दीर्घ जीविती अध्याय से सूत्र स्थान प्रारंभ किया दीर्घ जीवन की कामना करते हुए। और शुरू में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आहार विहार हमारा कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो, इसके बारे में, आधारणी वेग के बारे में, हमको कौन कौन से वेग नहीं धारण करना चाहिए, मूत्र का वेग हुआ है ना, भूख का वेग, नींद का वेग, ये सब वेग नहीं धारण करने चाहिए, तमाम तरीके की मूत्र, पुरुष और चैतु। उस समय आचार्य चरक ने वो कॉन्सेप्ट बताया, आप अगर 2 घंटे 3 घंटे तक मूत्र का वेग रोक लीजिए, पुरुष का वेग रोक लीजिए, मल का वेग रोक लीजिए, सर दर्द करने लगेगा। होता है कि नहीं होता है? उस समय महर्षि चरक ने बताया कि मूत्र, पुरुष और छींक को रोक के देखिए, सर दर्द करने लगता है। तो ऐसे आधारणी वेग महर्षि चरक ने उस समय बताया। चतुष्पाद में 4 विषय द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ये 4 चतुष्पाद बताया। तमाम तरीके की बातें बताते बताते चरक कहते हैं भैया इतना हम बता दिए हैं, इतना मान लो तो बीमार नहीं पड़ोगे। या भी क्रिया भी क्या है, शरीर धातवा समा, जो जो बातें हम बता रहे हैं इनको पालन करो, क्योंकि इनका उद्देश्य हमारे तंत्र का एक ही है, क्या? धातु साम्य क्रिया के उनका तंत्र प्रयोजनम, हमारी धातुओं को, दोषों को, सभी को साम्य अवस्था में रखना ही आयुर्वेद का, इस तंत्र का, चरक संहिता का, विवेश तंत्र का प्रयोजन है। तो उसके लिए जो हम बातें बता रहे हैं, दिनचर्या, दिनचर्या, आहार विहार, स्वस्थ जीवन शैली से संबंधित, उसका पालन करना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज। युक्ति का आश्रय, सबका वजह, इसके बारे में भी चर्चा सर भी कर चुके हैं। काफी चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं और पथ्य पथ्य की बातें भी हो चुकी हैं, निदान परिवर्तन की बात हो चुकी है, संशोधन, बायो प्यूरिफिकेशन की बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक विषय यहाँ पे और आता है, क्षार सूत्र में सभी ने सुना होगा कि पाइल्स में आयुर्वेद में क्षार सूत्र थेरेपी है।
ये भी बीएचयू से अपग्रेड हुआ, छात्रसूत्र कहीं न कहीं लिमिटेड रह गया था, तो पीजे देश पांडे सर की देन है सर ठाकुर। तो वहां से आयुर्वेद की जो छात्रसूत्र चिकित्सा सुश्रुत में वर्णित थी, आज बहुत ही वैश्विक स्तर पे फेमस है, वो भी एक अनुसंधान की देन है। पंचकर्म वैश्विक स्तर पे बहुत लोकप्रिय हो चुका है। हर व्यक्ति अपने शरीर जैसे हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे शरीर की भी सर्विसिंग हो। उसके लिए पंचकर्म चिकित्सा के लिए लोग लाखों रुपए आज खर्च कर रहे हैं। अच्छी अच्छी संस्थाओं में पंचकर्म हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। अगर हम किसी सिद्धांत पर पहुंचते हैं, क्या है सिद्धांतों नाम स यह परिचय बहुविध परिचय हेतु निर्णय। हम जिस रिसर्च को लेकर चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, परीक्षक, हम रिसर्चर हो गए, बहुविध परीक्षण, हम कई तरीके से अपने रिसर्च को आगे लेकर चल रहे हैं, तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कैसे? रीजनिंग के द्वारा उसको प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, और फिर किसी एक निर्णय पर पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में सर आपके स्लाइड में रहा होगा जरूर। तो सिद्धांतों नाम से परिचय बहुविध परिचय स्थापित निर्णय, ये चरण ने बताया है, इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये टूल्स ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, जिनको हम परीक्षा कहते हैं या प्रमाण कहते हैं, 4 प्रकार के प्रमाण आचार्य चरक ने ये सूत्र 11 में द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सत्य तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानः युक्तिश्चैति। ये 4 प्रकार की जो परीक्षा मास्टर चरक ने बताई, इनको हम टूल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। और सबसे अच्छा टूल्स अभी सर ने आपको इतना बढ़िया लेक्चर तंत्रित कर दिया, उसको भी हम लोग रिसर्च में प्रयोग करते हैं। रिसर्च का एक एक पॉइंट, जो तंत्रित का एक एक पॉइंट सर ने बताया, किसी ने 25, किसी ने 36 तंत्रित मानी, तो भी बहुत ही आवश्यक है। आपको उपदेश क्या है? जो ऋषि मुनियों ने, हमारे महर्षियों ने जो ज्ञान की बातें बताई, वो रज और तम से रहे थे, उन्होंने जो कह दिया वो आज भी निसंदेह सत्य है, और उस बात को अमल करने की आज की डेट में आवश्यकता है। एविडेंस इज ओनली वेरीफाइड बाय प्रत्यक्ष प्रमाण, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आप किसी चीज को सीधे सीधे देख रहे हैं तो आप उसको गलत नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि आपने उसको अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रमाणात है वाइडर रेंज ऑफ वेरिफिकेशन। नेक्स्ट प्लीज। These are some classical methods of research, जिसमें तंत्र भी है, संभाषा भी थी, वैश्विक परीक्षा है, और इसके बाद आतुर परीक्षा है। ये सारी बातें हो चुकी हैं लगभग। नेक्स्ट प्लीज। स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, इन क्षेत्रों में हम लोग आयुर्वेद में रिसर्च करते हैं, थियोरेटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग रिसर्च। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ बातें हैं थियोरेटिकल या जो फंडामेंटल हमारे यहाँ रिसर्च आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। दोष के बारे में, वात पित्त कफ के बारे में सर ने काफी कुछ आपको बताया। 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और इन सभी का जो सार होता है, इसको हम लोग ओज कहते हैं। ओज हमारा जितना मजबूत होगा उतनी हमारी इम्यूनिटी, तो इन सब के बारे में भी। फिर इसके बाद मल, मल क्या है? मूत्र, पुरीश और स्वेद, इसको मल की संज्ञा दी गई है। अग्नि हमारी जठराग्नि के बारे में, धात्वाग्नि, भूताग्नि, इसके बारे में। फिर इसके बाद आवरण का कॉन्सेप्ट है, आम विष का कॉन्सेप्ट है। आम विष क्या है? ये खाने वाले आम से नहीं मतलब है, अगर हम कोई चीज खा रहे हैं और वो पच नहीं रहा है, वो विष के समान हमारे शरीर में, हमारे पेट में अगर वो बन रहा है, तो हमारे शरीर में कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करेगा। ये वो आम जो मंदाग्नि से उत्पन्न होता है। और पंचमहाभूत, खाद्य मन कालो, विषय द्रव्य संग्रह, जो हमारे यहाँ जो द्रव्य बताए गए हैं 9 प्रकार के, उसमें पंच महाभूत है। तो पंच महाभूत का भी सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण है। और जो स्वस्थ की परिभाषा, अभी हमने सुश्रुत की बात की, सुश्रुत को मैंने इतना कॉम्प्लीमेंट दिया, तो सुश्रुत की देन सबसे अच्छी है, जो आज WHO भी मानता है। सुश्रुत ने सूत्र 15 में स्वस्थ की जो डेफिनेशन दी, आज सर्वग्राह है, सब उसको मानते हैं। समदोष समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ, दोष, धातु, मल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 3 दोष, 7 धातुएं, 3 मल, हमारी अग्नियां, ये सभी साम्यावस्था में रहें। ये फिजिकल हेल्थ है। जो अगली लाइन है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, हमारी आत्मा, इंद्रिय और मन ये भी प्रसन्न रहें, ये मेंटल हेल्थ है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना जरूरी है आपके लिए भी, यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट प्लीज। क्लिनिकल रिसर्च। नेक्स्ट प्लीज।
इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। 3 एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक क्लिनिकल रिसर्च, क्यूरेटिव, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, इसकी बात हम लोग काफी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। कुछ हमारे संस्थान हमारे देश के हैं, आयुष मंत्रालय के, जो कि रिसर्च जो आयुर्वेद के क्षेत्र में हो रहे हैं, आयुष के क्षेत्र में हो रहे हैं, उन पे नियंत्रण रखते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा CCRS है। क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS आयुष मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त निकाय है। यह आयुर्वेद चिकित्सा में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के निर्माण, समन्वय, विकास और संवर्धन के लिए भारत में एक शीर्ष निकाय है CCRS। नेक्स्ट प्लीज। Clinical research, pharmacological research, literary and fundamental research, medicinal plant research, drug standardization and quality control, इस पे इनका नियंत्रण है। नेक्स्ट प्लीज। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CCRS के अंडर में है, 2 हैं। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट 9 है। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट 17, रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर 2 हैं, जो पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 30 इंस्टीट्यूट्स का अक्रॉस इंडिया ये नेटवर्क है। नेक्स्ट प्लीज। एक आयुष रिसर्च पोर्टल है, जिसमें जो भी रिसर्च किए जा रहे हैं, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च हो, प्री क्लिनिकल रिसर्च हो, ड्रग रिसर्च हो, फंडामेंटल रिसर्च, उनकी डाटा यहाँ पे एंट्री रहती है। नेक्स्ट प्लीज। हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। आयुर्वेद केवल पारंपरिक चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा रोगों के प्रति उपचार से कहीं अधिक है। यह समग्र जीवन शैली में बदलाव का प्रतीक है और जीवन का एक दर्शन भी है। आयुर्वेद आत्म जागरूकता और शरीर, मन और आत्मा की कार्य प्रणाली की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। सरल शब्दों में कहें तो आयुर्वेद में असीम क्षमता है, ये सभी जानते हैं। जो आयुर्वेद हमें कोविड जैसी महामारी से यहाँ तक लिया है, उसमें वाकई में असीम क्षमता है, जो अनादिकाल से शाश्वत है। आज भी जैसे पहले था, आज भी वैसे विद्यमान है। कितने मुगल आए, कितने अंग्रेज आए, तो आज भी अपने पैरों पे अड़ी है। आयुर्वेद की सत्ता को कोई हिला नहीं सका। वो आयुर्वेद वाकई में कितना मजबूत है, हम समझ सकते हैं। सरल शब्दों में कहें, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के सहयोग से उजागर किया जा सकता है, जो कि पाश्चात्य, पश्चिमी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों के सहयोग से उजागर किया जा सकता है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का आधुनिकीकरण और वैध प्रचार प्रसार न केवल रोगियों बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो इस तरीके से मैंने जो विषय रखे हैं बहुत सामान्य शब्दों में रखे हैं कि एक नॉन मेडिकल होते हुए भी आपको जो विषय समझने चाहिए, आयुर्वेद की क्यों आवश्यकता है रिसर्च में, आधुनिक परिवेश में कैसे उसको साइंटिफिकली आपके सामने रखा जाए, क्यों हम आयुर्वेद को अपनाएं, क्या हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता है और कैसे हम आयुर्वेद को वैश्विक बना सकते हैं, ये हम सभी का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।